हेलो एवरीवन, आज हम दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे जो कि ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें ये भी CSIR नेट के लिए इम्पोर्टेंट है और गेट के लिए भी। ओके, ये आपके लिए BSc MSc सब में हेल्प करेगी। तो अब जैसे कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इधर की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, जैसे कि हम कॉस्मिक रेज, एक्स गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रो, रेडियो वेव, जब हम इधर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, वेव लेंथ क्या हो रही है, वेव लेंथ इंक्रीज़ हो रही है। अगर वेव लेंथ इंक्रीज़ हो रही है तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी डिक्रीज़ होगी। क्यों होगी, क्योंकि ई और वेव लेंथ में आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है, इसलिए ये वेवलेंथ इधर इंक्रीज़ हो रही है तो एनर्जी डिक्रीज़ होगी। तो अब आप बताओ कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, मतलब डिक्रीज़ होगी, तो एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, फास्ट होगी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसमें से सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है या फिर एनर्जी किसकी होती है। ठीक है, अब ये डेली बराबर म्यू इन्वर्स, ये वेव नंबर और वेव लेंथ के इन्वर्स रिलेशन है। अगर वेव लेंथ की बात करें, अगर आईआर वेव लेंथ जो होती है वो तो होती है 2.5 माइक्रोमीटर से 25 माइक्रोमीटर, बट ये जो होती है बहुत छोटी हो जाती है, इसलिए हम आईआर को हमेशा वेव नंबर में, क्योंकि सेंटीमीटर में, तो इसके बीच में जो ग्राफ आता है वो हम अच्छे से समझ पाते हैं, थोड़ा दूर दूर आता है, तो इसलिए हम ऐसे वेव नंबर में ही लेते हैं। ठीक है, वेव नंबर क्योंकि सेंटीमीटर में होता है, तो कितनी होती है इसकी रेंज, 400 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, अब जैसे हमने यूवी में अभी 4 चीज़ें पढ़ी थी, बेसिक, प्रिंसिपल, सिलेक्शन रूल और स्पेक्ट्रा, वैसे हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, अब आईआर की बात करते हैं। आईआर में आईआर रेडिएशन इसमें यूज़ करते हैं, वाइब्रेशन, इसमें क्या होता है, इसकी हम वाइब्रेशन कैलकुलेशन की इसकी हेल्प से करते हैं, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई चीज़ जैसे कि ऐसे ऐसे वाइब्रेशन है, तो वो अगर हम उन्हें खींचेंगे तो वो बड़ी हो जाएंगी, अगर हम उन्हें ऐसे करेंगे तो वो पास हो जाएंगी। तो इसके बेस पे हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बेस पे हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ की से भी हम किसी की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, ये सारे इसके बेसिक होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। अब प्रिंसिपल की बात करेंगे तो प्रिंसिपल में क्या हुआ, एक एनर्जी लेवल था जो E1 था, ठीक है, एक एनर्जी लेवल था E1 था, एक E2 था, तो इसमें एक छोटा सा पार्टिकल, वो इसमें जैसे ही हमने H न्यू से एनर्जी जो हम दे रहे हैं वो कितनी दे रहे हैं, वो कौन सी, आईआर रेडिएशन हम उसमें दे रहे हैं। आईआर रेडिएशन हमने इसमें डाली तो इसमें क्या हुआ, E1 से ये पार्टिकल E2 में चला गया, E2 में चला गया और एक स्पेक्ट्रा शो, मतलब तो इसमें हम स्पेक्ट्रा ले लेंगे। अगर डेल ई का जो एनर्जी गैप है वो डेल एच म्यू के बराबर है तो आईआर स्पेक्ट्रा हम ऑब्टेन होगा। अगर वो एच न्यू के इक्वल नहीं है तो वो आईआर स्पेक्ट्रा शो नहीं करेगा। ठीक है, तो वो अनइक्वल रहेगा। ओके, ठीक है, जैसे कि हमारे पास 10 टॉफ़ी हैं तो 10 ही तो हमें बच्चे चाहिए, तभी तो वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी, तो ऐसे ही है, मतलब इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। तो इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू n+1/2 h म्यू, ये होता है आईआर का एनर्जी का फॉर्मूला, E इक्वल टू n+1/2 h। n क्या है, इसमें नंबर ऑफ, मतलब वाइब्रेशन क्वांटम नंबर, जैसे कि ये सारे n, जैसे n बराबर 1 2 3 4, ये क्वांटम नंबर है। ठीक है, अब इधर की तरफ हम जा रहे हैं तो क्या हो रही है, एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, तो n की वैल्यू को हम इसमें रखते जाएंगे तो ये हमारे एनर्जी लेवल निकल आएंगे, 1/2 3/2 5/2 7/2 h म्यू 9/2 h न्यू 1/2, ये सारे इसके एनर्जी लेवल्स निकल आए। अब जैसे ही हम एनर्जी इंक्रीज़ कर रहे हैं तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज़ होंगे। जैसे यहाँ पे थोड़े वाइब्रेशन हो रहे थे,
यहाँ पे इतना हो रहा था तो सेकंड वाले उसमें गए तो इतना होने लगा, थर्ड में गए तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन, जैसे ही हम एनर्जी लेवल में इंक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है। सिलेक्शन रूल जो होता है उसे हम दो बेसिस पे पढ़ते हैं। एक तो होता है क्रॉस सिलेक्शन रूल, एक होता है स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। ठीक है। क्रॉस सिलेक्शन रूल थ्योरेटिकल सिलेक्शन रूल भी हम जैसे बोलते हैं। ठीक है। इसे क्वांटम मैकेनिकल सिलेक्शन रूल भी बोलते हैं। अब क्या है, जैसे कि देखो ये मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मस्ट हैव डायनेमिक डाइपोल उसमें होना ही चाहिए। ठीक है। तभी हम उसे IR एक्टिव बोलेंगे। ठीक है। स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल में क्या है कि डेल म्यू की वैल्यू +-1 है तो वो SHO के लिए, बट AHO के लिए क्या है +-1 भी हो सकती है, एक ऊपर दाएं एक नीचे भी आ सकता है, +-2 भी हो सकता है, बट ज़्यादातर मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो यही होता है, डेल म्यू बराबर +-1। ठीक है। अब जैसे HCl है, HCl में डाइपोल मूवमेंट होता है। तो डाइपोल मूवमेंट क्यों, क्योंकि इस पर पॉजिटिव ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर आ गया डेल नेगेटिव चार्ज और इस पर आ गया डेल पॉजिटिव चार्ज। डेल क्यों आया, क्योंकि पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा बट थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसलिए इस पर डेल नेगेटिव आया। डाइपोल तो अगर इसमें डाइपोल मूवमेंट है तो ये IR एक्टिव होंगे। ठीक है। जैसे CO की कंडीशन है CO2 की, एक तो सिमेट्रिकल एक अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब जितना ये इधर खींच रहा है ये भी इधर ऑक्सीजन खींचे तो म्यू बराबर 0 हो जाएगा। जितना ये इधर आ रहा है कार्बन खींच रहा है उतना ही ये, तो ये मतलब इक्वल, तो ये सिमेट्रिकल है। अगर ये इसने ज़्यादा खींच लिया ये कम आ रहा है तो अनसिमेट्रिकल हो गया, इसने ज़्यादा खींचा ये इधर ज़्यादा गया तो ये क्या हो गया अनसिमेट्रिकल। इसकी भी तो अब म्यू बराबर ≠ 0 तो ये IR एक्टिव होगा बट ये IR इनएक्टिव होगा। इसमें लिखा हुआ है ओवरऑल CO2 हैव डायनेमिक डाइपोल मूवमेंट सो गिव IR एक्टिव। मतलब हम ओवरऑल कह सकते हैं कि इसमें डाइपोल मूवमेंट है तो ये IR एक्टिव होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर क्या होते हैं, होमोन्यूक्लियर IR इनएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं IR इनएक्टिव, ये IR इनएक्टिव क्यों होते हैं, जैसे कि H2 तो H जो है वो सेम है तो ना तो ये खींच पा रहा ना इस पर प्लस चार्ज आ रहा ना इस पर, किसी पे नहीं आ पा रहा तो क्या होगा, तो ये IR इनएक्टिव हो जाएंगे। ऐसे ही सब सेम कंडीशन है क्लोरीन और क्लोरीन की, दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये भी खींच नहीं पा रहा ये भी, तो ये कि खींच ही नहीं पा रहे तो इनमें डाइपोल जनरेट नहीं हो रहा, जिनमें डाइपोल जनरेट नहीं होता वो IR इनएक्टिव होते हैं। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ वाइब्रेशन के बेस पे। मोड ऑफ वाइब्रेशन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रेचिंग बॉन्डिंग, एक होती है बैंडिंग। स्ट्रेचिंग एक होती है बैंडिंग। स्ट्रेचिंग पे बेसिस पे हम देखेंगे एक तो होती है सिमेट्रिकल एक होती है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल जैसे कि यहाँ पे ये जितना जा रहा है उतना ही ये जा रहा है तो ये हो गया सिमेट्रिकल, जितना ये पास आ रहा है ये खींच रहा है उतना ही इसे खींच रहा है, ये हो गया सिमेट्रिकल। लेकिन इसमें क्या हो रहा है अनसिमेट्रिकल में हो रहा है कि इसने थोड़ा खींचा बट इसने ज़्यादा खींच लिया तो अनसिमेट्रिकल, ये थोड़ा सा गया ये ज़्यादा चला गया तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल। तो इसके बेसिस पे हम देखते हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है फिर अनसिमेट्रिकल, अब बेंडिंग के बेस पे इन प्लेन आउट ऑफ प्लेन। ठीक है। इन प्लेन आउट ऑफ प्लेन। अब जैसे कि सिमेट्री वाइब्रेशन रिक्वायर, सिमेट्री के लिए हमें कोई चीज़ सिमेट्री है तो उसके लिए लेस एनर्जी चाहिए, जो अनसिमेट्रिकल है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, मोर एनर्जी चाहिए। बाइंडिंग वाइब्रेशन लोअर एनर्जी, स्ट्रेचिंग से इससे कम एनर्जी चाहिए। ठीक है। तो अब बेंडिंग के बेस पे देखते हैं इन प्लेन आउट ऑफ द प्लेन। इन प्लेन में हम पढ़ते हैं सीजनिंग रॉकिंग और आउट ऑफ प्लेन में हम पढ़ते हैं ट्विस्टिंग वैकिंग। अब सीजनिंग किसे कहते हैं, जो कैंची की तरह चलती है कि अगर दोनों पीछे जा रहे हैं तो दोनों पीछे जाएंगे, अगर दोनों पास आ रहे हैं तो दोनों पास ही आए तो इसे बोलते हैं सीजनिंग। रॉकिंग में क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगर बी
इसमें जैसे कि ये रॉकिंग में ये इधर जा रहा है तो ये भी ये वाला भी इधर ही जाएगा। अगर इसमें ये इधर आ रहा है तो ये भी इधर ही आएगा। तो ये होती है रॉकिंग की कंडीशन। ट्विस्ट। और इसमें क्या होता है, आउट ऑफ प्लेन, मतलब ये प्लेन से बाहर चला गया, ये अंदर है, तो ये हो गया ट्विस्टिंग, कि एक ऊपर जा रहा है बट एक नीचे जा रहा है, तो ये हो गया ट्विस्टिंग। बैगिंग में कि दोनों ही इन प्लेन है या दोनों ही आउट ऑफ प्लेन है, तो हो गया बैगिंग। ठीक है, इसके बेसिस अब है पढ़ेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 3n। n जो होता है इसमें नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 3n। n क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। एनी मॉलिक्यूल बस्ट हैव ट्रांजिशन, सब में मतलब सारे मॉलिक्यूल्स में ट्रांसलेशनल मोड तो सब में होता है 3n। अब 3n में से हमें अगर वो लीनियर है तो हम रोटेशनल जो मॉलिक्यूल है वो लीनियर है तो हम 3n में से -2 कर देंगे, 3 - 2 कर देंगे, क्योंकि ये तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। 3 किसका है, 3 ट्रांसलेशन का है और लीनियर का 2। तो अगर वाइब्रेशन मोड देखेंगे लीनियर के लिए, तो लीनियर के लिए वाइब्रेशन मोड क्या हो जाएंगे, 3n - 5, और नॉन लीनियर के लिए हो जाएंगे। ठीक है, लीनियर जो ऐसे होते हैं एक ही लाइन में, और बेंट ये वाले, जैसे H2 ये लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है तो उसके लिए हम ये लगाएंगे। जैसे HCl को हम ऐसे ही तो लिखेंगे, तो ये लीनियर है तो इसके लिए हम 3n - 5 यूज़ करेंगे। n 3 × 2, 2 क्या है इसमें, नंबर ऑफ़ एटम्स, कितने एटम है, एक ही तो 2 है, तो इसके लिए हमने 2 लिख दिया, -5, तो 3 × 2 = 6, 6 में से 5 गए तो माइनस करेंगे तो कितना बचा, 1, तो ये आ गया नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन 1। अब H2O ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर के लिए हम ये यूज़ करेंगे 3n - 6। अब इसमें नंबर ऑफ़ एटम कितने, H2O 3 है, तो 3 3 = 9, 9 में से 6 गए तो 3, तो नंबर ऑफ़ वाइब्रेशन कितने आ गए इसमें, 3। अब CO2 में हमें देख लो, ये लीनियर में क्या लगाएंगे, 3n - 5। इसमें नंबर ऑफ़ एटम कितने, 3, 3 × 3 9, 9 में से 5 गए तो 4, तो 4 नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड। अब 4 में से एक तो इसमें सिमेट्रिकल है, एक अनसिमेट्रिकल है, 2 बॉन्डिंग है। तो जो असिमेट्रिकल और बॉन्डिंग होते हैं वो क्या होते हैं, हायर एक्टिव। अब नेप्थलीन ये होता है इम्पोर्टेंट होता है, इसके नंबर ऑफ़ एटम्स कितने, 18। नेप्थलीन जो होता है वो प्लेनर मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, नेप्थलीन क्या होता है, प्लेनर होता है, ये बात ध्यान रखना, प्लेनर होता है लेकिन लीनियर नहीं होता। लीनियर नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो 3n - 6, 3 × 18, क्योंकि नंबर ऑफ़ एटम 18 है, 18 3 = 54, 54 में से 6 गए तो 48। थैंक यू सो मच, आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आपके अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे ही आपको थोड़ा थोड़ा डेली कुछ ना कुछ टॉपिक डालती रहूँगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, CSIR नेट के लिए या फिर गेट के लिए, MSc BSc, अगर किसी में भी ये टॉपिक है तो सेम ही चीज़ रहती है, कोई भी चीज़ अलग नहीं रहेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें।